हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सब डॉक्टर दिव्या राय आज आपके सामने प्रस्तुत हूं और आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में या कोर्स के अंतर्गत आने वाले EDU4 पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत इसके सेकेंड यूनिट को, अब तक हमने जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के सब यूनिट को पढ़ा है। इस वीडियो में हम सब इसके सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें कि स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो भी सुधार हुए, जो भी आयोगों का गठन हुआ, जो भी समितियां बनाई गई, उसके बारे में बात की गई है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि यदि हम शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा या उच्च शिक्षा, किसी भी शिक्षा में हुए सुधार की बात करें या उसमें कुछ संशोधन की बात करें या उसमें उसके विकास की बात करें, तो इससे संबंधित कहानी का एक सिरा तो स्वतंत्रता पूर्व जाता है, जब हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी, और एक सिरा स्वतंत्रता के पश्चात जाता है, यानी कि एक सिरा स्वतंत्रता के पश्चात की कहानी कहता है, तब जब 1947 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्टूडेंट्स, इस दौरान बहुत सारी समितियों का गठन हुआ, बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ शिक्षा में सुधार करने के लिए निरंतर। मैं ये मानती हूं कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया था, जो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान करती है। परंतु 1947 के बाद शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उसमें एक क्रांति सी आई। उस पर सरकार ने गंभीरता से सोचना शुरू किया और उन्हें ये लगा कि शिक्षा ही है जो हमारे यहाँ के नागरिक को और ज्यादा अलग तरीके से सोचने के लिए, अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीने के लिए योग्य बना सकती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं, और इस यूनिट से संबंधित जितनी भी सब यूनिट है, सब टॉपिक हैं, सॉरी, इस यूनिट से संबंधित जितने सब टॉपिक हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सब इस वीडियो में जिस टॉपिक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे उसका नाम है स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात भारत में शिक्षा का विकास। आज हम सब इस वीडियो में भारत में हुए शिक्षा संबंधी प्रयासों को, जो भी प्रयास किए गए शिक्षा के विकास के लिए, उसको हम ब्रीफली देखेंगे, केवल ब्रीफली आउटलाइन ही समझेंगे। और ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है, थोड़ी थोड़ी जानकारी सारी चीजों के बारे में हम जान लेंगे। फिर आगे एक एक करके जब हम इसको डिटेल में समझेंगे, तो ये जो ब्रीफली आउटलाइन हम यहाँ समझे रहेंगे, अध्ययन किए रहेंगे, वो हमें उसको आगे की वीडियोस में उन टॉपिक्स को डिटेल में जानने में मदद करेगी। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रता से पूर्व। ओके स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा का इतिहास यदि हम देखें तो प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी, लेकिन कालांतर में भारतीय शिक्षा की व्यवस्था का धीरे धीरे ह्रास हुआ। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया जिस अनुपात में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति बहुत गंभीर नहीं थी, क्योंकि उनका जो प्राथमिक उद्देश्य था भारत में वो ये था अधिकतम व्यापार करना और लाभ कमाना। ओके, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक समय में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया, किंतु कुछ उदार अंग्रेजों, ईसाई मिशनरियों व उत्साही भारतीयों द्वारा इस दिशा में अविस्मरणीय प्रयास किए गए, जो निम्नवत है। इसको एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, चलिए। फर्स्ट, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना हुई। इसको देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो कि 1781 में हुई थी। ओके, 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ओके, नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। स्टूडेंट्स, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो पूर्व प्रयास थे 1817 तक, वो किस तरह के थे। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक रूप से प्रयास सन 1813 में आरंभ किया। स्टूडेंट्स, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, जो हमारे भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और ये इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा जान लेते हैं। स्टूडेंट, 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नत के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नत के लिए खर्च करे। ओके स्टूडेंट्स, इस विवाद का जन्म, ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, वो उसमें जो बातें कही गई, उसके बाद से ही एक ऐसा विवाद स्टार्ट हुआ जिसे हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, और यह विवाद पूरी तरह से शिक्षा के माध्यम पर था। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से प्रारंभ हुआ। प्रथम बात तो यह है कि इस आज्ञा पत्र में यह तो निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रखरखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी, उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्याख्या नहीं की गई थी। कंपनी के अधिकारियों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए। कौन कौन से? एक प्राच्य शिक्षा और सबके समर्थक हो गए, और जो दूसरा जो पक्ष था वो पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में था। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक दल था, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा समर्थक दल। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में
किया जाए। ओके, और कहीं ना कहीं दूसरी ओर आंग्लवादी जो दल के थे, जो पाश्चात्यवादी थे, वो क्या चाहते थे कि आंग्लवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्राच्य और पश्चात विवाद था, ये समय के साथ और उग्र होता गया, जिसे देख करके तत्कालीन जो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे विलियम एंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर दिया तथा उन्हें भाषा संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए एक विवरण प्रस्तुत करने को कहा। उनका कहना था कि लॉर्ड मैकाले को इससे जो विवाद हो रहा है जब प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, प्राच्य होना चाहिए कि पाश्चात्य होना चाहिए, इसको लेकर के जो विवाद हो रहे थे उनके समाधान के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मैकाले को दी कि वो क्या करें कि इनका सर्वेक्षण करें, इनके बारे में जो भी सही विचार हैं वो अपने विवरण पत्र के द्वारा प्रस्तुत करें। ओके, तो स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल विलियम एंटिक के कथनानुसार लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट प्रस्तुत किया और मैकाले का जो मानना था वो ये था कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं उसने जो भारतीय साहित्य था उसका अपने इस मैकाले मिनट में बहुत ज्यादा आलोचना की। आपको इस कोटेशन से और क्लियर हो रहा होगा कि उसका क्या मानना था भारतीय साहित्य को लेकर के, कि यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये बहुत बड़ी बात थी। मैकाले ने जो कहा था कि भाषा का जो माध्यम था पाश्चात्य हो या प्राच्य हो, इस पर उसका जो विचार था वो कहीं न कहीं एक तरफा था, जो कि पूरी तरह से पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम पर प्रकाश डालता था। स्टूडेंट्स, मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, नैतिक मापदंड, विचार और बुद्धि अंग्रेजों जैसी हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल वेंटिक ने मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएं। ओके, नेक्स्ट इसी क्रम में एक जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या था, ये किस उद्देश्य से ये सिद्धांत शिक्षा में लाया गया। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई थी। स्टूडेंट्स, में भी आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या था और इसका क्या उद्देश्य था। आगे शिक्षा के विकास के क्रम में एक ऐसा घोषणा पत्र आया जो कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
जिसका नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो एक सबसे मुख्य इसका जो प्रभाव पड़ा चार्ल्स वुड डिस्पैच के आने के बाद जो प्रभाव पड़ा वो सबसे ज्यादा ये था कि इस डिस्पैच के सिफारिशों के प्रभाव के फलस्वरूप अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत समाप्त हो गया। ओके आगे देख लेते हैं। हंटर कमीशन, जो कि 1882-83 में आया। इस कमीशन का गठन सर विलियम वेंटिक की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया। इसका उद्देश्य 1854 में शिक्षा के बारे में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था एवं इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। स्टूडेंट्स, लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। ओके और इस आयोग ने जिस विशेष मुद्दे पर ध्यान दिया वो ये था कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किस प्रकार किया जाए। मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि हंटर कमीशन क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्टूडेंट्स, देन जिस कमीशन की बात करते हैं उसका नाम था रैले कमीशन, जो कि 1902 में गठित किया गया। स्टूडेंट्स, 1901 में शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना के बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसी क्रम में एक बात और जान लेते हैं कि 21 फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। नेक्स्ट जो आयोग आया वो था सैडलर आयोग, जो कि 1917 में आया था। और इस आयोग में जो बात की गई इसे देख लेते हैं थोड़ा कि इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह आयोग डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। और जो इसकी विशेष बात ये है जो हम जान लेते हैं कि शिक्षा इसी आयोग के बाद शिक्षा एक प्रांतीय विषय बन गया। विश्वविद्यालयों के संचालन का जिम्मा जो था वो किसको चला गया? प्रांतों को चला गया। ओके नेक्स्ट है हर्टोग समिति, जो कि 1929 में आई। इसमें शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में गठन किया गया। किसका? इस समिति का गठन किया गया, जिसमें विशेष रूप से जो बात की गई वो ये थी कि विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो इसके योग्य हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं सर्जेंट योजना, जो कि 1944 में आई। इसको थोड़ा देख लेते हैं। सन 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने शिक्षा पर एक विस्तृत योजना पेश की, जिसमें शिक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई। और उस बिंदु को तो एक थोड़ा सा मुख्य बिंदु को थोड़ा देख भी लेते हैं। किस बिंदु पर बात की गई कि देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो और साथ ही साथ 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इसमें एक जो मुख्य बात आई वो ये निकल के आई थी कि उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। कैसे? पहला जो होगा वो विद्या विषयक होगा और दूसरा जो होगा प्राविधिक और व्यावसायिक होगा। ओके आगे की स्लाइड में
अब तक तो हमने जो पढ़ा वो स्वतंत्रता के पूर्व की जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ उसके लिए क्या क्या आयोग बनाए गए, कैसी कैसी समितियां गठित हुई, इस बारे में समझा। आपको पता होगा देन कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया और कहीं न कहीं इसी योजना के बाद ही स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन अब तक जो हुआ उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा को लेकर के कितने सुधार हुए, क्या चीजें हुई, इनको हम इस स्लाइड में देखेंगे। पहला जो आयोग गठित हुआ स्वतंत्रता के पश्चात उसे राधा कृष्णन आयोग कहते हैं, जो 1948 to 49 के में था। इस आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था। इसे भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और स्टूडेंट्स आगे इसी क्रम में इसी आयोग की सिफारिश पर, किस आयोग की, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी, जिसे 1956 में एक अधिनियम बना दिया गया था। स्टूडेंट्स, ये राधाकृष्ण आयोग जो था वो पहला ऐसा आयोग था जिसने की, पहला नहीं मैं ये कहूंगी कि स्वतंत्रता के पश्चात पहला ऐसा आयोग था कि जिसने उच्च शिक्षा, सीधे विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में बात की और उस पर अपने सुझाव दिए। स्टूडेंट्स, ये जो राधाकृष्णन आयोग था इसके सदस्य के रूप में जो लोग थे वो इस प्रकार थे: डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मोर्गन एवं डॉक्टर जेम्स डब। ओके स्टूडेंट्स, आयोग का कार्यक्षेत्र भारतीय विश्वविद्यालयों की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था। इस आयोग की सिफारिश का ही प्रभाव था कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी और 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस की शुरुआत की गई। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा राधाकृष्णन आयोग क्या था। हम थोड़ा थोड़ा आउटलाइन ही पढ़ रहे हैं। ओके, आगे है जो अगला आयोग है वो है मुदालियर आयोग, जो कि 1952 to 53 में आया। स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई तथा उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए गठित किया गया था। इसको थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, सन 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचंद समिति का गठन किया था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अनेकों सुझाव दिए। स्टूडेंट्स, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का अध्ययन किया, जितने भी सुझाव आए थे उनका अध्ययन किया। उसके अनुसार ये सुझाव उन्हें क्या लगे, अधूरे लगे और अस्पष्ट भी लगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इस आयोग के अन्य सदस्य जो थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अलावा जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, जान लेते हैं एक बार। डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्री के.जी. सैदेन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट और श्री कैनथ रस्ट। ओके, विलियम, श्री कैनथ रस्ट विलियम्स। ओके, इस आयोग के सुझावों व सिफारिशों का अनेक लाभ हुआ। उनमें जो मुख्य रूप से यह लाभ था वो यह था कि इसी आयोग की सिफारिशों के बाद अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ, जो संपूर्ण देश की माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण देश की माध्यमिक शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करता है और उनके हल के उपाय भी खोजता है। ओके, मे भी आपको मुदालियर आयोग क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
कोठारी आयोग। स्टूडेंट्स, यह आयोग 1964 टू 66 के बीच आया। इस आयोग का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई, जिसे मई 1986 में लागू किया गया। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग का गठन किया। कोठारी, एक बात आप लोग जान लीजिए कि कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा का समग्र रूप से अध्ययन किया और उसके संबंध में अपने सुझाव दिए। इस आयोग द्वारा कई तरह की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर सुझाव दिया गया, जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हो, शिक्षा की संरचना कैसी हो, शिक्षा की स्थिति शिक्षा में मतलब शिक्षकों की स्थिति कैसी हो, शैक्षिक अवसरों की समानता, कृषि शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा आदि। ओके, और भी अन्य थे, और भी बहुत सारे थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस आयोग का प्रतिवेदन शिक्षा का विश्व, एक तरह से शिक्षा का विश्वकोश है। उसमें भारतीय शिक्षा की समस्त पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इस आयोग की जो रिपोर्ट थी, कहीं न कहीं उसमें भारतीय शिक्षा के जितने भी पहलू थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित थे, उस पर बात की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, कोठारी आयोग को जानने के बाद एक और पॉइंट है जिसको कि आपको जानना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, जिसे कि एनसीईआरटी कहते हैं, की स्थापना की गई थी। और कहीं न कहीं इसका रोल जो था एनसीईआरटी का, इसका रोल स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार में, चाहे वो पाठ्यचर्या से संबंधित हो या शिक्षकों के दायित्वों से संबंधित हो, कहीं न कहीं उनके प्रशिक्षण से संबंधित हो, इन सब पर ये समय समय पर अनुसंधान करना, ये सारे कार्य एनसीईआरटी करती है। ओके, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ इसे लागू करने की भी पूरी योजना बनाई गई थी। ओके, थोड़ा सा इसको डिटेल जान लेते हैं कि मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ इसको लागू करने के लिए भी पूरी कार्य योजना बनाई गई थी। ओके, वर्तमान में देश में इसी नीति का पालन हो रहा है और इसी नीति के तहत शिक्षा के हर स्तर पर प्रसार और उन्नयन दोनों कार्य किए जा रहे हैं। ओके, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस नीति में जिन मुद्दों पर बात की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसको एक एक करके थोड़ा उसके मुख्य जो बिंदु थे उसको जान लेते हैं। जैसे पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना, पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या होना, +3 की शिक्षा को राष्ट्र की मांग के अनुसार नियोजित करना और तकनीकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना आदि। और भी थे मुख्य बिंदु जो कि मैं आपको मैं आउटलाइन ही बता रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए 1990 में राम मूर्ति समीक्षा समिति एवं 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया गया। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन किए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से प्रकाशित किया। ओके,
कहीं न कहीं इनमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी बातें की गई थी, कहीं न जब भी कोई नीति बनती है तो उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं या किसी न किसी चीज को पुनः उस पर एक बार विचार विमर्श करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए समय समय पर जो भी नीति लागू होती है उसकी समीक्षा होती रहती है और उसके लिए अलग अलग तरह की समितियां गठित की जाती हैं जो कि उसका निरीक्षण करती है, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को देखती है और फिर उसके अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो उसी के अंतर्गत इन 2 समितियों का गठन बारी बारी से किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ष 2014 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा नई शिक्षा नीति का मसौदा मई 2016 में पेश किया गया, जिसके आधार पर मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति प्रारूप 2016 हेतु कुछ सुझावों को तैयार किया। इन सभी सुझावों को देखने और परखने के लिए और दिसंबर 2018 तक शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति को गठन किया गया। ओके, और इस समिति ने जो रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप के रूप में आई। इसमें जो बातें हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में अनेक बिंदुओं पर बात की गई है जो कि अभी जल्दी ही आई है। इस पर कुछ सुझाव भी मांगे गए थे और उन सुझावों के आधार पर कुछ दिन तक तो इसके सुझाव के लिए पोर्टल पे लोगों ने सुझाव दिया। उन सुझावों के आधार पर फिर ये डिसाइड किया गया कि ये किस तरह से इसमें किन किन चीजों पर बात की जाए और कौन से मुद्दे हैं जिसमें कि सुधार की जरूरत है, किसको और थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों पर बात हुई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में अनेक बिंदुओं पर बात की गई है, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को बढ़ाना, 5+3+3+4 फार्मूला, जो कि पढ़ाने का फार्मूला, बच्चों की जो क्लासेज हो वो इस तरह से फ्रेम हो, इस तरह से वो पढ़ें। रेमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की गई, नवोन्मेषी शिक्षण उपायों को अपनाना, शिक्षण में तकनीकों का इस्तेमाल आदि बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई है इसमें। और एक मसौदा जो है सरकार के सामने प्रस्तुत है और ये फिर आगे जाकर ये एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने आएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो भी कंटेंट पढ़ा उसको थोड़ा बाइंड अप कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाइंड अप कर लेते हैं इसे। हमने स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए गए उनको एक एक करके देखा समझा। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद कैसे कैसे समय एवं मांग के अनुसार बारी बारी से अनेक समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया और उनके अनुसार शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर प्रस्ताव या सुझाव दिए गए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने भारतीय शिक्षा के विकास को ब्रीफली जाना। ओके, अगली वीडियो में हम लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसको डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, उसको काफी डीपली जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी वीडियो आपको? एक बात आप लोगों ने इस वीडियो में, एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में जो कुछ भी आज जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जानकारी आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या कोई भी जॉब के लिए आप एग्जाम दे रहे हो उसमें पूछा जाता है। यहां तक कि जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस आते हैं, जीएस के हों या जनरल नॉलेज के हों, जीके के हों, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चंस उठाए जाते हैं पेपर में। तो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियो में हम सब इसके नेक्स्ट सब टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।